हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ICAR का 10 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुल 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं पुरुष को P मान लेते हैं और महिलाओं को M मान लेते हैं, यानी 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, और टोटल काम कितना दिन कर सकते हैं? 10 दिन में। यानी 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं इंटू 10 और 6 पुरुष प्लस 5 महिलाएं इंटू 9, क्योंकि दोनों का जो कार्य होगा वो दोनों का कार्य क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा P इज इक्वल टू 15/4 महिलाएं, यानी एक पुरुष इज इक्वल टू 15/4 महिलाएं। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे है 3 पुरुष और 2 महिलाएं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 3 पुरुष जो है कितने महिला के बराबर है। तो 3 पुरुष जो है 45/4 महिला के बराबर है। ठीक है ना? क्लियर है? यानी 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं कितना हो जाएंगे? 45/4 प्लस 2 यानी 53/4 महिलाएं। क्लियर है? और पहले जो है 5 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में कार्य को कर रही हैं। ठीक है, तो 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं कितना दिन में कर रही हैं? 10 दिन में हमको कर रही हैं। ठीक है, तो 5 पुरुष को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग महिला में, यानी 5 गुने 15/4। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 99/4, यानी 99/4 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर रही हैं। तो 53/4 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं? तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 18.36/53 दिनों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन आप लोग को अपने से करना है। ठीक है, मैं इसमें सारा कैलकुलेशन कर दिया हूँ। ठीक है ना? कैलकुलेशन अगर करने बैठ जाएंगे हम लोग तो उसमें ज़रा समय लग जाएगा। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में LM पैरेलल टू CV, यानी LM जो पैरेलल है या CV के पैरेलल है, और LN पैरेलल टू CD, और LN जो है या CD के पैरेलल है। यदि AM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यदि AM 5 है, AB 8 है, और ND 4.5 सेंटीमीटर है, और AL 8.5 सेंटीमीटर है, तो LC प्लस AN का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर ले लेते हैं ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में ABC में मेरा LM जो है मेरा CV के पैरेलल है, जो मेरा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर अगर इसके दो साइड्स पे अगर कोई ऐसा दो बिंदु है जो जिसको मिलाने वाली रेखा किसी तीसरी साइड से अगर पैरेलल है, तो उसके क्या होते हैं, जो जहाँ पे वो कट करता है उसके रेशियो के बराबर होता है, यानी AM रेशियो MB/AL रेशियो LC। ठीक है, AM रेशियो MB/ इक्वल टू AL रेशियो LC। क्लियर है? यहाँ पे AM का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिए, AM दिया है 5 और AB दिया है 8, तो MB निकल जाएगा मेरा। 8 में से 5 को हटा देंगे यानी 3 आ जाएगा, और AL मेरा दिया हुआ है कितना? 8.5। ठीक है, और LC का वैल्यू निकालना है, तो LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ACD। क्लियर है? इन ट्रायंगल ACD में यहाँ पे LN पैरेलल टू CD है। ठीक है, तो बाय थेल्स थ्योरम AL/LC इज इक्वल टू AN/ND। क्लियर है? अब इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे। AL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.5। LC का वैल्यू आ गया है 5.1 यहाँ से, और AN का वैल्यू हमको नहीं पता है, और ND का वैल्यू हमको पता है 4.5। ठीक है, देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी AN का वैल्यू जब निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो मेरा AN का वैल्यू आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो मेरा LC और AN का वैल्यू मेरा आ गया, तो LC प्लस AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो LC प्लस AN इज इक्वल टू हो जाएगा 5.1 प्लस 7.5 यानी 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाए अच्छे से।
देखिए बोल रहा है निम्नांकित तालिका गरीबी रेखा के आधार पर लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये हमारे सारे राज्य हैं, ये सब राज्य हैं ए बी सी डी ई, और इसमें जो है जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसका यहाँ पे पुरुष महिला का अनुपात यहाँ पे है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उसका पुरुष और महिला का अनुपात यहाँ पे है। क्लियर है? तो बोल रहा है यदि राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की संख्या 2.1 मिलियन है और राज्य डी में यह 3.85, यहाँ पे लिख दिए हैं 3.85 मिलियन है, तो बी और डी नामक राज्यों की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है? क्लियर है? देखिए बोल रहा है बी के बीपीएल पुरुष कितने हैं? 2.1 यहाँ पे गिवन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है कितना? बी में 4:3। क्लियर है? यानी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.1, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी टोटल है मेरा 3 और 4 मिला देंगे यानी 7 हो गया, पुरुष प्लस महिला हो गया टोटल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, जो गरीब हैं, जो बीपीएल परिवार हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे 2.1/4 गुने 7 कर देंगे यहाँ पे, यानी 4 का वैल्यू दिया हुआ 2.1, तो 7 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 2.1/4 गुने 7। ठीक है, और ये जो है टोटल ये बोल रहा है कि 35% के बराबर है। ये कितने परसेंट के बराबर है? 35% के बराबर है। यानी जो मेरा जो बीपीएल परिवार है, जो पुरुष और महिला है, उनका प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 35%। यानी इसी का वैल्यू ना दिया हुआ 35%। क्लियर है? तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10.5 मिलियन। क्लियर है? 10.5 मिलियन। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 10.5 मिलियन। और बोल रहा है डी के बीपीएल पुरुष कितने हैं? डी के बीपीएल पुरुष मेरा है 3.85 मिलियन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी में देख लीजिए, डी में यहाँ पे है पुरुष की संख्या कितनी है? 7 है, यानी टोटल 15 है। 7 और 8 मिलाकर 15 हो जाएगा, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 7 है, यानी 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.85, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.85 बट्टे 7 गुने 15, और ये जो टोटल वैल्यू है ये 30% के बराबर है। क्लियर है? तो हम लोग को 100% का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से हम लोग इसका 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 3.85 बट्टे 7 गुने 15 गुने 100/30। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 55/2 मिलियन। क्लियर है? अब बोल रहा है कि बी और डी का जो जनसंख्या है उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बी का जनसंख्या कितना आ गया? 10.5, और डी का कितना आ गया? 55/2 मिलियन। तो इसका जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 21:55। क्लियर है? जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3/7 प्लस 1/1 माइनस 2/9 प्लस 2/1 प्लस 3 यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि आप लोगों को दिखे। माइनस 1/x इज इक्वल टू 6/7, तो x का मान निकालना है। फिर है, तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 9 एकम 9, 9 में से 2 गया, 7 हो गया यहाँ पे, 7/9। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 7/4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 7, 16 और 21 का चतुर्था अनुपाती क्या है? ठीक है ना, तो जब भी हम लोग को निकालना हो चतुर्था अनुपाती तो 7:16 करेंगे, समानुपात 21:x मान लेंगे। ठीक है, चतुर्था अनुपात मान लेते हैं x है। ठीक है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 7 गुने x इज इक्वल टू 16 गुने 21। तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 48। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यानी CP ऑफ
30 वस्तु इज इक्वल टू SP ऑफ x वस्तु। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। CP अपॉन SP इज इक्वल टू x अपॉन 30, यानी CP जो है x है तो मेरा SP क्या है, मेरा 30 है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे। और प्रॉफिट मेरा दिया हुआ 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी जो नीचे वाला है वो मेरा CP होता है और ऊपर वाला मेरा प्रॉफिट होता है। क्लियर है, तो यदि CP मेरा 5 है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 एकम 5 1 6। क्लियर है, ठीक है, तो CP मेरा 5 है तो SP मेरा 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा SP मेरा 30 है, तो हम लोग इस SP में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा इसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 25, यानी CP कितना होगा 25। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x वस्तुओं के, देखिए यहाँ पे CP इक्वल टू क्या है, मेरा x है मेरा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x का मान पूछ रहा है, तो x यहाँ पे CP इक्वल टू क्या 25 आ गया। क्लियर है, यानी x का वैल्यू मेरा 25 आ गया। और जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको बाय प्रोसेस से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं कि 4 अंकों की वो बड़ी संख्या निकालनी है जो इस सबसे विभाज्य होगा। ठीक है, यानी इसमें जो जितने भी संख्या है वो सारा संख्या इस सारे से डिविजिबल है। अगर सारे से डिविजिबल है तो यहाँ पे 6 और 3 क्या है, दोनों का सम कितना है, 9 है। यानी जो ये संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी ठीक है ना, जब ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसमें से सारी संख्याएं में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो 9 से डिविजिबल होगी। तो सारे का हम लोग सम देख लेते हैं। ये मेरा 20 है जो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका सम 22 है जो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसमें मेरा 24 है भी 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका सम क्या है, मेरा 18 है जो 9 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो संख्या होगी मेरा, ये जो संख्या है मेरा, ये सारे 15, 21, 36 और 42 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, अगर प्रोसेस से जाते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 4 अंकों की बड़ी संख्या निकाल लेंगे पहले। क्लियर है, जो 4 को 9 होता है, फिर 15, 21, 36 और 42 का LCM निकालेंगे, जो इसका LCM कितना आता है 8820। क्लियर है, और 8820 से हम लोग डिवाइड करेंगे इतना में, ठीक है ना, तो मेरा शेषफल इतना आता है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग जो यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से शेषफल को हटा देंगे, तो जो मेरा आ जाएगा 8820, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे। 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण मेस का जो खर्च है, मेस का खर्च प्रतिदिन 540 रुपया बढ़ गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपये कम हो गया। तो मेस का मूल खर्च कितना था। ठीक है, हमको मेस का मूल खर्च निकालना है। तो मान लेते हैं कि 54 विद्यार्थी को औसत खर्च कितना है, 100 रुपया है, तो 54 विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 54x। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पहले कितना खर्च था, 54x था, और पर डे जब कितना बढ़ जा रहा है, 540 रुपया बढ़ जा रहा है 9 विद्यार्थी के शामिल होने पे। ठीक है ना, तो 54x पहले था और 540 पर डे बढ़ गया। ठीक है, और इसमें 54 विद्यार्थी पहले से थे और 9 विद्यार्थी शामिल हो गए। ठीक है ना, तो नीचे हो गया टोटल विद्यार्थियों की संख्या और ऊपर हो गया टोटल खर्च। ठीक है ना, तो अब क्या बोल रहा है कि जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपये कम हो जाता है। ठीक है ना, और जब हम लोग इसका औसत निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 3 घट जाता है। यानी पहले मेरा औसत मान के रखे हैं x, उसमें से 3 घट गया। ठीक है ना, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, और जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 81। ठीक है, तो बोल रहा है कि मेस का मूल खर्च कितना है, तो ये मेस का मेरा औसत खर्च मेरा 81 हो गया, तो मेस का मेरा मूल खर्च कितना हो जाएगा, 81 × 54, यानी 4374, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और D उस क्रम में लिखे गए हैं जैसे कि वो एक डैश के शीर्ष हैं। ठीक है ना, यानी ये जो मेरा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जब हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला से जब हम लोग चेक करेंगे तो ये मेरा कौन सा इसमें से आता है उसको हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए बी लगाते हैं, तो मेरा कितना आता है, √93 आता है। BC कितना आता है, √31 आता है। और CD कितना आता है, √−64 आता है। और DA कितना आता है, √−60 आता है। क्लियर है, देखिए, लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि आयत में 2 भुजाएं क्या रहती है, समान रहती है, और समचतुर्भुज में और वर्ग में सारी भुजाएं समान रहती हैं।
ठीक है। लेकिन समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, ना तो ये आयत होगा, ना ये समचतुर्भुज होगा, ना ये वर्ग होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा क्या आंसर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात 7:9 है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये मेरा शंकु है यानी कोण है मेरा, ठीक है ना, और इसके रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 7:9, ठीक है, क्लियर है। तो यानी हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुने रेडियस बट्टे 7, क्लियर है। अब यहाँ पे शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, और शंकु का जो नीचे जो होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। शंकु के जो बेस में जो लगा रहता है वो एक क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। यानी वो एक सर्कल का एरिया दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 1386। तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल दिए कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर का जब वैल्यू आ गया मेरा 21, तो यहाँ से हम लोग हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9 गुने 21/7 यानी हाइट आ गया मेरा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12,474 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रूट अंडर, ओवरऑल रूट है 5 प्लस फिर रूट अंडर 35 माइनस 26 प्लस रूट अंडर 48/7, इसका मान निकालना है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पाई चार्ट के एक शहर के 5 अलग अलग स्थानों P, Q, R, S और T में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के विवरण को दर्शाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ये स्नातक स्तर का है, और ये जो है स्नातकोत्तर यानी स्नातक से ऊपर के स्तर का है, छात्रों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे कलर्ड जो ग्राफ दिया हुआ है वो पाई चार्ट वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। P जो है 20% है, Q यहाँ 22% है, यानी ऐसा ही सारे का यहाँ वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि स्नातक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या 27,500 है और स्नातक उत्तर स्तर पर संख्या 24,000 है, तो संस्थान एस में स्नातक स्तर के छात्रों की संख्या और संस्थान आर में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों की संख्या में अंतर कितना है, ये निकालना है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एस में स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए स्नातक स्तर में टोटल 27,500 है, ठीक है ना। तो एस में कितना हो जाएगा, एस में मेरा कितना है 27% है, यानी 27,500 का 27% मेरा हो जाएगा 7,425, क्लियर है। और फिर बोल रहा है कि आर में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों की संख्या कितनी है, तो स्नातकोत्तर स्तर में मेरा 24,000 छात्र हैं, ठीक है ना। तो आर में कितने छात्र हैं, आर में मेरा 19% छात्र हैं, ठीक है। तो 24,000 का 19% कितना हो जाएगा 4,560, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,865, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 1/3 दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक है ना, चाल से तय करती है, तो शेष दूरी का आधा भाग 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या होगी, इसको 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है, ठीक है। देखिए पहला प्रोसेस तो एक लॉन्ग प्रोसेस है ये, कि मान लेते हैं कि कुल दूरी x है, तो 1/3 दूरी का मतलब 1/3 दूरी में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी x का 1/3 गुने ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, और इसमें हम इसका जो स्पीड है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जा रहा है 1/126 घंटे आ जा रहा है, ठीक है। फिर आ जा रहा है शेष दूरी कितना हो जाएगा x - x/3 यानी 2x/3 मेरा इसका शेष दूरी हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि शेष दूरी का आधा दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2x/3 का आधा यानी 1/2, ठीक है ना। और इसको 56 किलोमीटर के स्पीड से तय कर रहा है, तो इसमें 56 से भाग दे देंगे, तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/168 आवर,
क्लियर है। फिर आता है अंतिम शेष दूरी में लगा समय, ठीक है। तो अंतिम शेष दूरी कितना बच गया, यानी अंतिम शेष दूरी यहाँ पे कितना आएगा, 2x/3 का 1/2, ठीक है ना। यानी फिर वैसे ही 2x/3 का 1/2 कर देंगे, इसको भी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का समान रहेगा, ठीक है। तो 2x/3 गुने 1/2 कर दिए यहाँ पे, और ये इसको तय करता है 63 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो हम लोग 63 से भाग कर दिए, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, x/189, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मेरा माने हुए हैं x, तो x बट्टे इसको हम लोग यहाँ पे 126, 168 और 189 का एलसीएम लेंगे, जो आता है 1512, ठीक है ना। पर इससे हम डिवाइड करेंगे 12x, फिर यहाँ पे 9x, फिर यहाँ पे 8x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/29x इंटू 1512, यानी 52.14 किलोमीटर/आवर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है। इसका एक और प्रोसेस है, देखिए इस प्रोसेस में मान लेते हैं कि देखिए पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/2, ठीक है ना, यानी आधा दूरी कह रहा है, तो 1/2 और एक बार बोल रहा है 1/3, यानी 1/3 भाग। तो 2 और 3 यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए एक बार बोल रहा है यहाँ पे कि 1/3 दूरी, ठीक है, और एक बार बोल रहा है सिर्फ आधा भाग, ठीक है ना। यानी कि 1/2 बोल रहा है और 1/3 बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी है, मेरा 6x है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लिए कि मेरा कुल दूरी कितना है, मेरा 6x है, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x का 1/3 यानी 2x, फिर मेरा शेष कितना बच गया, 6x में से 2 घट गया, और उसका आधा यानी /2, यानी उसका भी कितना हो गया डिस्टेंस 2x, और जब सेकंड का जब 2x है तो थर्ड का भी क्या हो जाएगा 2x ही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो तीनों डिस्टेंस है मेरा सेम है, ठीक है। तो जब तीनों डिस्टेंस मेरा सेम रहता है तो इसका एक फार्मूला भी आता है, वो फार्मूला मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसके जो औसत का जो फार्मूला होता है उससे, ठीक है। यानी 6x बट्टे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 2x, अब 2x को डिवाइड कर लेंगे इसके स्पीड से, तो इसका निकल जाएगा टोटल टाइम निकल जाएगा। फिर वैसे ही 2x को डिवाइड कर लेंगे 56 से, तो इससे उसका टोटल टाइम निकल जाएगा। फिर 2x को डिवाइड कर लेते हैं 63 से, यानी इससे इसका टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आ जाता है कितना, 52.14, ठीक है। और अगर जब तीनों डिस्टेंस जब इक्वल रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर और स्पीड दिया हुआ हो, ABC दिया हुआ हो, तो औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A अपॉन A प्लस B प्लस C, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 18,662.4 और 3 वर्ष बाद 20,155.392 हो जाती है, तो बताइए वह राशि कितनी है, ठीक है। देखिए 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है और 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो इसका 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1492.992, ठीक है ना। जब ये इसका जब ब्याज निकल गया, ठीक है, तो दर क्या हो जाएगा इसका, दर इक्वल टू होता है ना ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज हो गया गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा दर कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ CI फॉर 2 ईयर कितना आ जाएगा, 2 ईयर के लिए इसका इफेक्टिव रेट आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 16.64, क्लियर है। यानी 8 × 64 और 8 दूनी 16, क्लियर है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अमाउंट फॉर 2 ईयर, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा, तो इसमें हम लोग 100 जोड़ देंगे। ये मेरा CI का था, ये मेरा अमाउंट का हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर है। ये इफेक्टिव रेट हो गया CI के लिए, ये इफेक्टिव रेट हो गया अमाउंट के लिए। जब हमको अमाउंट निकालना होता है इफेक्टिव रेट का, ठीक है, तो इसमें हम लोग 100 जोड़ देते हैं इसके CI में, तो ये मेरा CI हो गया, इसमें 100 जोड़ दिया तो इसका ये अमाउंट निकल गया,
क्लियर है, क्या कि 100 मान लेते हैं हम लोग, क्या मूलधन प्रिंसिपल मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे 116.64 का वैल्यू दिया हुआ है 18,662.4, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल देंगे, जो 100% क्या होता है मूलधन के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 16,000। जब हम इसको जब कटाएंगे यहाँ से तो 16 बार में कटेगा, तो 16 गुने 1,000 यानी 16,000, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदारों एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में लाभ को 3:4:6 के अनुपात में बांटा। उन्होंने क्रमशः 12 महीने, 10 महीने और 8 महीने के लिए साझेदारी की थी। उनके निवेश का अनुपात कितना था? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण फंडा ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट वह कितना मनी उसमें इन्वेस्ट किया गया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है मनी इंटू इन्वेस्टेड मनी इंटू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:4:6 दिया हुआ है। ये एक्स, वाई और जेड 3 साझेदार हैं, इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:4:6 दिया हुआ है। तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसके टाइम का रेशियो भी दिया हुआ है, यानी 12 महीने, 10 महीने और 8 महीने दिया हुआ है। क्लियर है, तो मनी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मनी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी 3/12, यहाँ पे हो जाएगा 4/10, यहाँ पे हो जाएगा 6/8। क्लियर है, जब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो यानी कितना आ जाएगा 1/4, 2/5 और 3/4। तो 4, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है ना, तो 4 पच्चे 20 यानी यहाँ 5 और 5 चौके 20 यानी 8 और 4 पच्चे 20 यानी 15। यानी इसका जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:8:15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का जमीन पर खड़ा है और 45 डिग्री की ऊंचाई पर 80√2 मीटर लंबी डोरी से पतंग उड़ा रहा है। एक अन्य लड़का 20 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 30 डिग्री की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है। यदि दोनों लड़के पतंगों की विपरीत दिशा में हैं, तो दूसरे लड़के को कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी ताकि दोनों पतंगे कुल मिल जाएं, एक जगह पे आके मिल जाए। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे है और एक लड़का यहाँ पे है। ठीक है ना, जो एक छत पे खड़ा है 20 मीटर की छत पे। ठीक है, और बोल रहा है कि एक लड़का का जो डोरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 80√2 है। ठीक है ना, तो इस लड़के के पास कितनी डोरी होनी चाहिए कि इसका जो भी पतंग है यहाँ पे आके मिल जाए। ठीक है ना, तो हमको निकालना है एडी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला फिगर आप लोग समझ लीजिए, एक लड़का ज़मीन पे है और ज़मीन से जो उड़ा रहा है उसका ज़मीन से एंगल कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, उसका ज़मीन से एंगल कितना है मेरा 45 डिग्री। और एक है जो एक छत पे खड़ा है, ठीक है ना, उसका छत से एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, तो अब बोल रहा है कि इसका जो डोरी का जो लंबाई है वो 80√2 है। ठीक है ना, तो इसकी डोरी का लंबाई हम लोग को निकालना है। तो हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC में। ABC में यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है और हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो साइन यहाँ पे साइन 45 डिग्री कर देते हैं, यानी P/H यानी AC/AB। तो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और AC का वैल्यू हमको नहीं पता है, और लेकिन हमको AB का वैल्यू पता है। यहाँ पे AB का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ से AC कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, क्लियर है, तो जब मेरा AC मेरा जब 80 मीटर हो गया और EC मेरा 20 मीटर दिया हुआ है, तो AE का वैल्यू निकल जाएगा। तो AE मेरा कितना हो जाएगा 80 में से 20 घट गया 60 मीटर। 60 मीटर, क्लियर है। अब आ जाता है इन ट्रायंगल AD और E में। ठीक है, इस ट्रायंगल में मेरा AE का वैल्यू मेरा पता है कितना 60 है और ये मेरा दिया हुआ है एंगल, हमको निकालना है AD। क्लियर है, यानी साइन 30 डिग्री करेंगे तो AE/AD निकाल सकते हैं। तो साइन 30 होता है 1/2 और AE का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 60 और AD हमको निकालना है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 यानी 120 मीटर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के एक घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है का भार 150 kg है,
उसी धातु के उस घन के कोर की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है जिसका भार 4050 kg है। ठीक है, एक मतलब समझिए कि एक छोटा क्यूब है, ठीक है ना, जिसका भार कितना है 150 kg है और उसका एक भुजा का लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और जो बड़ा क्यूब है उसका जो भार है 4050, ठीक है ना, तो उसका जो धातु का जो लंबाई यानी उसका जो एक भुजा होगा उस क्यूब का वो हम लोग को निकालना है। क्लियर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, क्लियर है, तो चूंकि 150 kg भार के घन का वॉल्यूम कितना है 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 4050 kg के घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 343/150 गुने 4050। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 3043 गुने 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी जो मेरा जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा 343 गुने 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने यहाँ पे गुना नहीं किया है क्योंकि इसको आगे भी सॉल्व करना है इसलिए। ठीक है ना, और हमको इसका क्या निकालना है कि घन के कोर की लंबाई निकालना है, यानी एक भुजा निकालना है, यानी साइड ऑफ बिग क्यूब क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्यूब रूट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 343 का 7 और 27 का 3, 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, और ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यनगर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट लिंगमपल्ली के लिए और 3 टिकट हाईटेक सिटी के लिए खरीदते हैं तो कुल कीमत इतना होता है 111 रुपया। हालांकि यदि हम लिंगमपल्ली के लिए 4 टिकट और हाईटेक सिटी के लिए 5 टिकट खरीदते हैं तो कुल कीमत पड़ता है 197 रुपया। क्लियर है, तो बस स्टैंड से हाईटेक सिटी का किराया बस स्टैंड से लिंगमपल्ली के किराए से कितना अधिक है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लिंगमपल्ली का जो टिकट है वो कितना है L है, और हाईटेक सिटी का जो टिकट है उसका मान लेते हैं H है। क्लियर है, यानी 2 × L + 3H इज इक्वल टू 111 रुपया, और 4 × लिंगमपल्ली यानी 4 × L + 5 × H इज इक्वल टू हो गया 197 रुपया। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे किए हैं, अगर जब हम लोग को L का वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, घटाओ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी 3 × 7 = 21 के 1 हासिल 2, 3 × 27 से 2 29 के 9 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5। क्लियर है, और 5 × 111 यानी 555। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में क्या लिखना है यहाँ पे, तो नीचे में यहाँ पे 2 × 5 = 10 - 4 × 3 = 12। क्लियर है, और इसको हम लोग रखते हैं मोड के अंदर रखते हैं। ठीक है, जब मोड के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो या माइनस में हो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 36, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक है, फिर हम लोग निकाल लेते हैं H का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जब हम लोग H का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 × 14 के 4 हासिल 1, 2 × 8 = 1, 19 के 9 हासिल 1, और 2 एकम 2 1 3। क्लियर है, फिर माइनस 4 × 111 यानी 444। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम टू सेम हो जाएगा, 2 × 5 = 10 - 4 × 3 = 12। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा H का वैल्यू 25 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी सकते हैं, यानी एक को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, फिर इसको आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ से भी आप लोग L और H का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसे निकाला है, आप लोग इससे निकालेगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, और वैसे निकालने में थोड़ा जगह भी ज़्यादा लेगा, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे लिंगमपल्ली का आ गया 18 और हाईटेक सिटी का आ गया 25। क्लियर है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है यानी 7, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 to the power x + 2y इज इक्वल टू 256 और 3 to the power x - 2y इज इक्वल टू 1/27 है, तो x + y का मान कितना है ये निकालना है। ठीक है, 2 का पावर x + 2y इज इक्वल टू 256 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 256 जो है 2 to the power 8 के बराबर है, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, तो x + 2y इज इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पे। फिर वैसे ही यहाँ पे 1/27 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 3 के पावर -3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो x - 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5/2 और y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 11/4, और जब हम लोग x और y को जोड़ लेते हैं तो मेरा आ जाएगा 21/4, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक व्यक्ति को एक मोबाइल फ़ोन 11,250 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए मोबाइल फ़ोन को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, यानी 10% की हानि होने पे उसको बेचा कितना लग जाता है 11,250 पे, यानी 90% का वैल्यू दिया हुआ है 11,250 और उसको कितना अर्जित करना है लाभ 6%, यानी 106% में बेचने पे उसको कितना का उसका विक्रय मूल्य होगा वो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 11,250 बटे 90 गुने 106 कर देंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 13,250। ठीक है, यानी 90% इज इक्वल टू उतना, तो 106% इक्वल टू कितना होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने 1/3 भंडार को अंकित मूल्य पर बेच दिया, 1/4 को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर बेचा। ठीक है ना, तो पूरे सौदे में कुल कितना लाभ हुआ ये निकालना है। ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ पे है कि ये जो इसका भंडार है उसका बोल रहा है कि 1/3। ठीक है, फिर बोल रहा है 1/4, पहले बोला 1/3 फिर बोला 1/4, यानी 1/3 और 1/4 से यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाता है 12। तो मान लेते हैं कि कुल वस्तु कितना है 12 है। ठीक है ना, तो पहली बार जो बेच रहा है उसमें कितना बेच रहा है 4 वस्तु बेच रहा है। दूसरी बार में जब बेचता है वो तो उसमें वो 3 वस्तु बेचता है। ठीक है, यानी 4 3 12, और तीसरी बार क्या बेचता है यानी शेष वस्तु बेचता है। तो 4 3 7 हो गया, तो शेष कितना हो गया, तो 12 में से 7 चला गया 5। क्लियर है। देखिए मान लेते हैं कि सीपी कितना है एक वस्तु का 100 रुपया है, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो पहली बार बोलता है पहली 4 वस्तुओं को, यानी पहले जो वस्तु है इसका 1/3 भाग उसको कितने में बेचता है, उसके मार्क प्राइस पे बेचता है, यानी एमपी पर बेचता है, यानी 4 का 132। क्लियर है, यानी 132 रुपया उसका दाम है, तो 4 वस्तु को कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर बोलता है कि 1/4 जो भाग है, यानी दूसरी बार में जो 1/4 भाग है, यानी 3 वस्तु है उसको बेचता है 30% के डिस्काउंट पे, यानी 3 गुने 132 का 70/100। ठीक है, प्लस फिर जो लास्ट में जो शेष बच जाता है उसको 35% के डिस्काउंट पे बेच देता है। ठीक है, यानी 5 गुने 132 का 35% डिस्काउंट यानी 65/100। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें कितना आ जाता है 528 प्लस 277.2 प्लस 429। ठीक है, तो इसको टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 1234.2 रुपया। क्लियर है, तो और एक वस्तु का सीपी माने हैं कितना 100 रुपया, तो 12 वस्तु का कितना आ जाएगा 1200। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मेरा इसका सेलिंग प्राइस आ गया 1234.2 और सीपी आ गया 1200 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 34.2। इसके आंसर प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे। क्लियर है, प्रॉफिट बट्टे सीपी गुने 100। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया प्रॉफिट 2.85%। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश एक निश्चित दूरी के 4/7 भाग को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ठीक है ना, यानी 4/7 है, तो मान लेते हैं टोटल दूरी कितना है 700 मान लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके 700 मान लेते हैं। तो यानी पहली बार वो तक तय करता है 4/7 भाग को, यानी 700 को 4/7 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर, और फिर सेकेंड बार में वो 700 का यानी शेष दूरी यानी 3/7। ठीक है, तो सेकेंड बार में कितना दूरी तय करता है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली बार तय करने में कितना समय लगेगा, तो 400/8। क्लियर है, सेकेंड बार में 300/6, यानी पहली बार जो दूरी तय करता है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी बार जो तय करता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लिया, यानी पहली बार जो 400 किलोमीटर है उसको तय करने में 50 घंटे लगते हैं, और दूसरी बार जब 300 किलोमीटर है उसको तय करने में 50 घंटे लगते हैं। क्लियर है, यानी दोनों को जोड़ने का बाद कितना आता है 100 घंटा, यानी 100 घंटा जो समय लगता है वो 700 किलोमीटर को तय करने में लगता है। ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे दिया हुआ है 1 घंटे 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, उस स्पीड से।
क्लियर है, वो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 100 घंटे में 700 किलोमीटर तय करता है, तो 3/2 घंटे में कितना करेगा, यानी 1.1/2 घंटे हुआ, एक घंटे और 30 मिनट का मतलब, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो 3/2 क्या हो जाएगा, 700/100 गुने 3/2 यानी 10.5 किलोमीटर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 7.5% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो है 925 रुपये में 2 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। प्रति केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, यानी जो घटने के बाद जो नया मूल्य जो आता है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है। देखिए, मान लेते हैं कि मूल्य पहले 100% था, तो उसमें 7.5% की कमी आ गई, ठीक है। तो उसका नया मूल्य क्या हो गया, 92.5%, ठीक है ना। तो पहले वो 92.5% खरीद पाता था, इतना केजी को खरीद पाता था, तो अब वो कितना खरीद पा रहा है, अब वो 100 केजी खरीद पा रहा है, ठीक है। यानी पहले इतना खरीद पाता था, अब वो खरीद पाता है इतना केजी, ठीक है ना। तो यानी कितना केजी ज़्यादा खरीद पाता है, 7.5 केजी। और यही बोल रहा है यहाँ पे कि 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है, यानी 7.5 केजी जो है वो 2 केजी के बराबर है, ठीक है। तो 7.5 केजी जो है 2 केजी के बराबर है, और उसका नया घटा हुआ मूल्य पे पूछ रहा है वो कितना है, ठीक है। घटा हुआ मूल्य उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो वह नया में कितना खरीद पा रहा है, 100 केजी खरीद पा रहा है। तो 7.5 केजी इज इक्वल टू 2 केजी, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7.5 गुने 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 80/3 केजी, ठीक है ना। पहले वो खरीद पाता था 92.5, अब खरीद पाता है वो 100, तो 100 के स्तर पे क्या आ गया, 80/3 केजी आ गया, ठीक है ना। क्लियर है। कि घटे हुए मूल्य पे वो 80/3 केजी वो खरीद पा रहा है, ठीक है। इतना केजी खरीद पा रहा है तो उसका प्राइस निकाल सकते हैं, उसका जो टोटल मूल्य दिया हुआ है। तो 925/80 गुने 3 कर देंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 34.6875 रुपये पर केजी। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75 वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 61% वोट मिले, और जो हारता है, यानी देखिए बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 61% वोट हासिल हुए और वो 550 वोटों से जीत गया है, ठीक है ना। तो उस चुनाव में डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो जो जीतता है उसको मिलता है 61%, जो हारा उसको मिलेगा 39%, और वह कितना परसेंट से जीत गया, 22% से जीत गया। तो 22 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, 550। क्लियर है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500। यानी 2500 जो वोट पड़ता है हारने और जितने लोग मिला करके, वो दोनों वैध वोट हैं, ठीक है ना। यानी कुल जो वोट हो गया मेरा ये 2500 वैध वोट हो गया, और उसमें से 75 वोट जो था वो अवैध था। तो कुल वोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैध प्लस अवैध, यानी 2500 प्लस 75 इज इक्वल टू 2575 वोट, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, उनका हम लोग को लेना है कि 3.14 का उपयोग करना है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 2, यानी πr²/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।